हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपके लिए एक न्यू वांगशन स्टोरी लेकर आई हूँ। ये एक माफिया लव स्टोरी है। ये एक माफिया और डॉक्टर की लव स्टोरी होने वाली है। इसमें टॉप लेन वांगजी और बॉटम विभूषण है। प्लीज़ अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, कमेंट करना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड अगर इस वीडियो पर 85 लाइक तो कर ही देना। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में हमें 3 पॉइंट नोट करना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, ये एक ओमेगावर्स स्टोरी होने वाली है। सेकंड, इस स्टोरी में एक लंबा एज गैप होने वाला है। लगभग 10 से 11 साल का एज गैप इस स्टोरी में होगा। अगर आपको एज गैप स्टोरीज पसंद नहीं है तो आप इसे काइंडली स्किप कर सकते हैं। एंड थर्ड, इस स्टोरी में विंग माफिया और एल्फा नाम से नफरत करता है। इसका क्या रीज़न है ये हम स्टोरी के साथ पता चल जाएगा। तो अब देखना इंटरेस्टेड होगा कि विंग और माफिया लेन वांगजी की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है अगर विंग माफिया से नफरत करता है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले हम हमारे कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। हमारा फर्स्ट मेन लीड है लेन वांगजी, एक 33 ईयर ओल्ड कोल्ड, रूथलेस एंड ऑब्सेस्ड पर्सन। ये एक प्योर ब्रीड डोमिनेटिंग एल्फा है। माफिया वर्ल्ड में लेन वांगजी को ब्लैक हंग वांगजुन के नाम से जाना जाता है। अपनी इकलौती फैमिली, उसका छोटा भाई उसकी खुशियों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकता है। लेन वांगजी और उसका भाई बचपन से ही अनाथ हैं। वांगजी के छोटे भाई को तो अपने पेरेंट्स के फेस भी ठीक से याद नहीं है। बचपन में उन दोनों को उनके कज़न अंकल ने पाला था और फिर अगर ये कहें कि गुलाम बना कर रखा था और उनकी मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठाया था, तो ये कहीं यही सही शब्द होगा। वांगजी के कज़न अंकल ने वांगजी को उस छोटी सी एज में ही, जब वो लगभग 9 या 10 साल का होगा, इस 2 नंबर के काम में लगा दिया। वांगजी उस समय बच्चा था, वो ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके अंकल ने उससे कहा कि अगर उसे या उसके भाई को भूख से नहीं मरना है तो उसे अर्न करना होगा, नहीं तो उसके पास उनके ऊपर खर्च करने के लिए फालतू पैसे नहीं हैं। उस छोटी सी एज में वो वांगजी को कोई दूसरा काम नहीं करवा सकता था क्योंकि ये लीगल नहीं था। उस पर पुलिस केस हो सकता था, इसीलिए उसने वांगजी को इलीगल बिजनेस में लगा दिया। वो स्कूल बैग में उसे ड्रग्स सप्लाई करवाता था। वांगजी वो सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके लिटिल एंजल, उसके छोटे भाई के लिए उसे ये सब करना पड़ा। उसके अंकल बहुत क्रूल थे। वांगजी यही सब देखते हुए बड़ा हुआ था और कब वो इनोसेंट सा लेन वांगजी ब्लैक हंग वांगजुन बन गया, ये कोई नहीं समझ पाया। अंडरवर्ल्ड माफिया के टॉप पर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम उसने किया था अपने अंकल को मारने का, उस पर्सन को मारने का जिसने उसका चाइल्डहुड बर्बाद कर दिया। उस दिन के बाद से हंग वांगजुन सबसे फियरसम माफिया बन गया, जिसके आगे कोई अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता था। लेन वांगजी पत्थर दिल हो गया। अपने भाई के अलावा वो किसी की तरफ सॉफ्ट नहीं था, और अगर उसने किसी को एक बार मारने के बारे में सोच लिया तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। वो एक डोमिनेटिंग अल्फा था जिसके फेरामोन्स ही लोगों को अपने घुटनों पर लाने के लिए काफ़ी थे। तो ये था लेन वांगजी का इंट्रोडक्शन। हमारा सेकंड मेन लीड है विभूषण, एक 23 ईयर ओल्ड यंग मैन, एक ब्यूटीफुल ओमेगा एंड टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल डॉक्टर। अगर हम विंग के पेरेंट्स की बात करें तो विंग ने अपने रियल पेरेंट्स को कभी नहीं देखा। जब वो जानने लगा, समझने लगा, तब से उसके अंकल, आंट और उनका ओमेगा बेटा ही उसकी फैमिली थी। जियांगफेंग मियान उसके फादर के कज़न ब्रदर थे। विंग के पेरेंट्स की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई थी। उसके बाद वो तो चले गए और पीछे रह गया उनका इकलौता ओमेगा बेटा विंग, जिसे बाद में जियांगफेंग मियान ने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन विंग ने कभी अपना सरनेम चेंज नहीं किया। उस समय जियांगफेंग मियान भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और वो लोग रिच थे। लेकिन जब विंग 12 साल का था तब उसके अंकल और आंट भी उन्हें छोड़कर चले गए। उनकी मौत कैसे हुई ये सीक्रेट है, लेकिन सब लोगों को
ये पता है कि कुछ चोर चोरी करने के इरादों से उस घर में आए थे, लेकिन जब जियांग फेंग ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे मार दिया। और मैडम यू किसी को उनके बारे में ना बता दे, इसलिए उन चोरों ने उन्हें भी मार दिया। जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त वेइंग और जियांग स्कूल में थे। उन दोनों को जब ये पता चला तो उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। एक दिन में वो दोनों अनाथ हो चुके थे। उन दोनों में वेइंग बड़ा था, इसलिए उसके कजन ब्रदर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। जियांग फेंग ने एक विल बनाई थी जिसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो जब तक जियांग चेंग 18 साल का नहीं हो जाता वो कंपनी एक ट्रस्ट संभालेगा। इसलिए उनके घर को छोड़कर उनकी सारी प्रॉपर्टी वो ट्रस्ट ही चला रहा था। वीइंग को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और अब वो चाइना का वेल नोन डॉक्टर हैं। विंग जियांगचेंग के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। हमारी इस स्टोरी में दो अनदर करेक्टर भी हैं। पहला लेंशचेन जो कि माफिया लेन वांगजी का छोटा भाई है, और जियांगचेंग जो विभूषण का छोटा भाई है। लेंशचेन एक माफिया ही है अपने भाई की तरह, लेकिन वो लेन वांगजी जितना कोल्ड हार्टेड नहीं है। वहीं जियांगचेंग जो अब जियांग कॉरपोरेशन का सीईओ है। ये दोनों ही कारण बनेंगे विभूषण और लेन वांगजी के मिलने का। ये कैसे होगा, ये जब आप लोग स्टोरी सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आइए स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं। रोशनी को धीरे धीरे अंधेरा अपने आगोश में ले रहा था। सभी लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। यही समय होता है जब दिन भर के थके लोग अपनी सारे दिन की टेंशन को भूलकर अपनी अपनी फैमिलीज के पास चले जाते हैं, अपनों के पास जाते हैं। जितना खूबसूरत शहर ये दिन में लगता है उतना ही रात में लाइटों की रोशनी में लगता है। एक मेंशन में हमें दो लोगों के आर्ग्यू करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जितनी आवाज़ें बाहर सुनाई दे रही थी उतना ही टेंस माहौल अंदर था। एक पर्सन ने कहा, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तभी दूसरे पर्सन ने एक गुस्से भरी आवाज़ में जवाब दिया, वो ही मेरे लिए ठीक है। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है गा? तभी सामने वाले पर्सन ने कहा, अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करता तो वो तुमसे उसका सच क्यों छुपाता? क्यों उसने शुरुआत से ही तुमको सब कुछ नहीं बता दिया? क्यों उसने तुम्हें अंधेरे में रखा? ये सुनकर सामने वाला पर्सन एक पल के लिए चुप हो गया। थोड़ी देर तक वहाँ पर साइलेंस हो गया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तब पहले पर्सन ने एक डीप ब्रीथ ली और अपने सामने खड़े पर्सन के पास गया और जेंटली उसके शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, डैडी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। वो पर्सन तुमसे सिर्फ खेल रहा है, और एक बार जब उसका मन भर जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ देगा। मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें इससे पहले कि वो पर्सन आगे कुछ कहता, उसके सामने वाले पर्सन ने चिल्लाते हुए कहा, बस कीजिएगा, आपको उससे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? उसने मुझे सच नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि अगर किसी को मेरे बारे में पता चल गया, गलती से मैंने उसके बारे में किसी को बता दिया, तो उससे उसकी और मेरी दोनों की जान पर खतरा हो सकता है। आपको क्या हो गया है गा? आप पहले ऐसे नहीं थे। कहीं आप जेलस तो नहीं कि मुझे इतना हैंडसम और रिच अल्फा मिला है और आपको नहीं? बताइए ना गा, इसीलिए ना। जियांग चेंग, विभूषण ने चिल्लाते हुए जियांगचेंग को रियलिटी में वापस लाने की कोशिश की कि वो क्या कह रहा है। क्या जो वो कुछ कह रहा है उन शब्दों को वो भी जानता है? जेलस? वो अपने छोटे भाई के अल्फा से वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है? उसने बचपन से उसे पाला है, वो उसके लिए खुद के बच्चे की तरह है। आखिर वो यही सब सोचते हुए आंसू भरी आंखों से उसने अपने सामने देखा जहाँ उसका छोटा भाई खड़ा था, जिसने आज तक वही किया जो वो कहता था, कभी किसी बात पर आर्ग्यू नहीं किया। और आज जिसे वो देख रहा है वो उसका चेंग नहीं लग रहा। फिर भी लास्ट होप अपनी आंखों में लेकर उसने जाते हुए अपने भाई को रोकने की आखिरी कोशिश की। जियांगचेंग, आई नो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और वो भी तुमसे प्यार करता होगा, लेकिन तुम मेरी इकलौती फैमिली हो। अगर तुम ही चले गए तो मैं क्या करूँगा? प्लीज़ समझने की कोशिश करो, वीइंग ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा। एक बार फिर उस हाल में
सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर बाद जियांग चेंग ने अपनी बेली पर अपने हाथों को रखते हुए कहा, विंगा, मैं जानता हूँ मैं आपकी फैमिली हूँ, लेकिन गा, वो मेरा फ्यूचर है, वो मेरी नई फैमिली है, वो वो मेरे चाइल्ड का फादर है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। जियांग चेंग ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, विंग 2 कदम पीछे चला गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से जान निकाल ली हो। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने अपने कांपते हुए होठों से कहा, प्रेग्नेंट? ये सुनकर जियांग चेंग ने बस नोट किया और विंग के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं बची थी। उसने अपने फेस को जियांग चेंग से घुमा लिया और अब वो जियांग चेंग की तरफ पीठ करके खड़ा था। उसने जियांग चेंग की तरफ बिना देखे ही कहा, जब तुमने इतना बड़ा फैसला बिना मुझे पूछे ले लिया है तो आज तुम किसका वेट कर रहे हो चेंग चेंग? तुम जा सकते हो, तुम अपनी नई फैमिली के साथ जा सकते हो, बट एक बात याद रखना, भले ही मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, लेकिन अगर उस पर्सन ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की या मुझे पता चला कि तुम्हारी आंखों में उसकी वजह से आंसू भी आया, तो आई स्वेयर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और तब भी तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। ये एक बात हमेशा याद रखना। और अब तुम जा सकते हो। ये बोलकर विंग बस सामने की तरफ देखने लगता है और अब जियांग चेंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे रियलाइज़ हो रहा था कि उसने अपने ब्रदर को क्या क्या कहा है, लेकिन अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी का जो माहौल है वो माफ़ी मांगने से शायद ही शांत होने वाला था। इसीलिए जियांग चेंग अपने बैग को लेता है और उस घर से निकल जाता है, जहाँ पर बाहर उसका लवर उसका वेट कर रहा था। जियांग चेंग ने जैसे ही लेन शिचेन को देखा, वो तुरंत उसके पास गया और उसे हक कर लिया। जियांग चेंग की आंखों से आंसू बह रहे थे और ज़्यादा इसीलिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट था। इसीलिए प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से वो और ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। लेन शिचेन सब कुछ समझ सकते थे जो कुछ भी अंदर हुआ था, क्योंकि वो बाहर ही खड़े थे। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अंदर जो आवाज़ें हो रही थी वो बाहर साफ साफ सुनाई दे रही थी। इसीलिए जियांग चेंग और उसके भाई के बीच में जो कुछ भी हुआ वो लेन शिचेन ने बाहर सुना था। इसीलिए वो सिर्फ जियांग चेंग को अपने फेरोमोन से शांत कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने जियांग चेंग को अपनी कार में बैठाया और वो अपने घर की तरफ जाने लगे। जाते जाते उन्होंने जियांग चेंग की तरफ देखा, जो शेर था और खिड़की से बाहर देख रहा था। जियांग चेंग की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। लेन शिचेन का इरादा जियांग चेंग और उसके भाई में झगड़ा करवाने का नहीं था, बट वो कुछ नहीं कर सकता। वो चेंग से प्यार करता है, और अगर किसी को पता चला कि जियांग चेंग से वो प्यार करता है और वो बिना सिक्योरिटी के बाहर घूम रहा है, तो ये जियांग चेंग और उसके होने वाले बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए जियांग चेंग के लिए अच्छा यही होगा कि वो या तो उसके साथ उसके मेंशन में रहे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी इस डिमांड से उसके भाई और उसके बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो जाएगा। लेकिन इससे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस अपना ओमेगा और अपना बेबी चाहिए। और अगर रही बात जियांग चेंग के सैड होने की, तो वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेगा। वो जियांग चेंग से प्यार करता है और वो अपने ओमेगा को ऐसे ही नहीं जाने देने वाला। और वैसे भी लेंस अपने ओमेगास या अपने पार्टनर्स को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, और ये गुण लेंस चेन में भी थे। इसीलिए वो कार राइड अब साइलेंस में बस चल रही थी। अब लगभग 1 हफ्ता हो चुका था जब जियांग चेंग विंग को छोड़कर गया था। लेन शिचेन अपनी कंपनी के ऑफिस में बैठे हुए थे। उनके फेस पर टेंशन साफ देखी जा सकती थी। तभी उनके ऑफिस का डोर ओपन होता है और बिना किसी परमिशन के एक टॉल, हैंडसम एंड मस्कुलर अल्फा अंदर चलकर आ रहा था। उसने जब देखा कि लेंशियन के फेस पर वरी है, तो उसने उसे आवाज़ दी, लेकिन लेंशियन अपने थॉट्स में खोए हुए थे। इसीलिए उन्होंने उस अल्फ़ा की आवाज़ नहीं सुनी। और उस अल्फ़ा ने जब ये देखा तो उसके फेस पर एक फ्रॉन आ गया। उसने लेंशियन की तरफ देखा और कहा, शिचेन। लेकिन लेंशियन अपने ही थॉट्स में खोए हुए थे। वो अल्फ़ा शिचेन के पास गया और उसके शोल्डर पर हाथ रखा। तब जाके लेंशियन अपने थॉट्स से बाहर आए। उन्होंने उस अल्फ़ा की तरफ देखा और कहा, हाँ हाँ हाँ, तुमने कुछ कहा?
ये सुनकर उस अल्फ़ा ने कहा, मैं तुम्हें पिछले 5 मिनट से आवाज़ दे रहा हूँ, कहाँ खोए हुए हो तुम? ये सुनकर लेल्शन ने कहा, कहीं नहीं, वो बस थोड़ा सा वर्कलोड था। ये सुनकर उस अल्फ़ा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये वर्कलोड है, क्योंकि वर्क पहले भी होता था, लेकिन तुमने कभी इतनी टेंशन नहीं ली। शिचेन, क्या हुआ है, मुझे बताओ। ये सुनकर लेल्शन ने साय किया, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि इस अल्फ़ा से वो कुछ नहीं छुपा सकता। इसीलिए उन्होंने साय किया और कहा, तुम तो जानते हो कि पिछले हफ्ते में अपने ओमेगा को हमारे घर पर लेकर आया था। ये सुनकर उस अल्फ़ा ने अपनी आईब्रो रेज की, क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था। उसने कहा, तो क्या हुआ, क्या तुम्हारे ओमेगा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर लेल्शन ने नामी अपने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे ओमेगा से रिलेटेड प्रॉब्लम है भी और नहीं भी। एक्चुअली मेरा ओमेगा सैड है, मैं कुछ भी कर लूँ वो खुश नहीं हो रहा है और वो प्रेग्नेंट है। मुझे डर है कि इस वजह से हमारे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। ये सुनकर उस अल्फ़ा ने कहा, सैड है, लेकिन क्यों? वो तो तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे प्यार करते हो, और तुमने कहा था कि तुम दोनों इस बेबी के लिए खुश हो, तो फिर अब वो सैड क्यों है? ये सुनकर लेल्शन ने कहा, वो अपने भाई की वजह से सैड हैं। ये सुनकर उस अल्फ़ा ने फिर से अपनी आईब्रो रेज की और कहा, भाई की वजह से? ये सुनकर लेल्शन ने नोट करते हुए कहा, एक्चुअली शुरुआत में जब मैं उसके साथ काम करता था तो मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं माफिया हूँ, और उसका भाई माफिया से नफ़रत करता है। शुरुआत में जब चेंग ने उसके भाई को बताया था कि वो मुझसे प्यार करता है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि तब मैंने उसे खुद को एक बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन तुम्हें याद है उस दिन जब हम वेंस का पीछा कर रहे थे और उस मार्केट में हमारा शूट आउट हुआ था? ये सुनकर उस सामने वाले अल्फ़ा ने बस नोट किया। उस वक्त वो उस मार्केट में था और उसने मुझे देख लिया, और तब से ही वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और ये बात उसने चेंग को भी बताई। लेकिन कैसे भी करके मैंने चेंग को मना लिया, उसे अपने रीजंस दिए, और चेंग तो मान गया। लेकिन अब उसका भाई हमारे रिलेशनशिप के लिए नहीं मान रहा था, और चेंग प्रेग्नेंट था, इसीलिए मुझे डर था कि कहीं कोई उसके ऊपर हमला न कर दे। ऐसे में हमारे बेबी को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए चेंग को मैंने अपने साथ शिफ्ट होने के लिए कहा, और इसको लेकर उसके और उसके भाई में झगड़ा हुआ था। इसलिए वो सैड है, क्योंकि उस दिन उसने उसके भाई को बहुत हार्श वर्ड कहे थे, और वो गिल्टी हैं। तब से उसके भाई ने भी उसे कॉल नहीं किया, और ना ही उसकी हिम्मत है उसके भाई को कॉल करने की। मैंने उसे कहा भी था कि मैं उसे उसके भाई के पास ले चलूँगा, वो दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, शायद कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन वो नहीं जाना चाहता। उसे लगता है कि उसने अपने भाई से बहुत कुछ कह दिया, और अब शायद ही उसका भाई उसे माफ़ करेगा। इसीलिए वो सैड है, और वो सैड है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। ये सुनकर उस अल्फ़ा ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा, और उस केबिन में बस साइलेंस हो गया। पर थोड़ी देर बाद उस अल्फ़ा के फेस पर एक स्मिक आ गया। उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, डोंट वरी, आज शाम तक वो तुम्हारे ओमेगा से बात करेगा। ये सुनकर लेल्शन की आंखें बड़ी हो गई, और उसने उस अल्फ़ा की तरफ देखा और कहा, और आपको कैसे पता? ये सुनकर सामने वाले अल्फ़ा के फेस पर एक स्मिक आ गया। उसने लेल्शन की तरफ देखा और कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हो? तुम्हें पता है, अगर मैंने किसी चीज़ को ठान लिया तो बस ठान लिया, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज शाम तक वो अपने भाई को फ़ोन करेगा, और तुम्हारा ओमेगा और ज़्यादा सैड नहीं रहेगा। और उसके लिए अगर मुझे उससे ज़बरदस्ती भी करनी पड़े तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर लेल्शन तुरंत खड़े हो गए, और उन्होंने उस अल्फ़ा की तरफ देखते हुए कहा, नहीं गा, प्लीज़, वो पहले ही माफिया से हेट करता है। अगर आपने उसके साथ कुछ भी किया तो चेंग मुझसे हेट करने लगेगा, और मैं ये नहीं चाहता। ये सुनकर सामने जो और कोई नहीं बल्कि लेल्शन का बड़ा भाई माफिया हंगवांगजुन लेन वांगजी था। उसने कहा, शिचेन, डोंट वरी, तुम बस अपने ओमेगा पर ध्यान दो, और उसका काम मैं देख लूँगा कि उसका भाई कैसे फ़ोन नहीं करता। तो
अब मैं चलता हूँ। वैसे क्या नाम बताया तुमने उसके भाई का? वैसे शी ने कहा, डॉक्टर विभूषण। वो यही के जीलिंग हॉस्पिटल में काम करता है। ये सुनकर लेनवांग जी ने बस नोट किया और वो वहाँ से निकल चुका था। उसके फेस पर जो स्माइल थी उसे देखकर शिचेन के बॉडी में भी एक शिवर दौड़ गया, क्योंकि वो जानता है जब भी उसके भाई के फेस पर ये स्माइल आती है तो किसी न किसी की शामत जरूर आती है। यही सोचकर उसने साय किया, लेकिन वो खुश था कि फाइनली उसका ओमेगा खुश होगा। हॉस्पिटल एक वेल नोन हॉस्पिटल जहाँ पर डॉक्टर विभूषण काम करता है। हॉस्पिटल में सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, अपने अपने काम में बिजी थे। कुछ लोग अपने जो पेशेंट्स थे उनके साथ यहाँ आए थे, इसलिए वो वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। कुछ नए पेशेंट आ रहे थे, उनको वहाँ के जो नर्स और वार्ड बॉय थे वो रिसीव कर रहे थे। सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। तभी उस हॉस्पिटल के बाहर 10 रोल्स रॉयस आकर खड़ी होती है एक रिदम में, एंड उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है, एक टॉल हैंडसम अल्फा। उसके फेरोमोन्स इतने डार्क फील हो रहे थे कि कोई भी नॉर्मल अल्फा या ओमेगा उसके सामने खड़े तक न हो पाए। उसके उस फेरोमोन से वो लोग अपनी घुटनों पर आ जाए। वही उसके पास में जो उसके बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे, जो उन 10 कार में से उतरे थे जिन्होंने पूरे ब्लैक कपड़े पहन रखे थे, उन्हें खुद भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन क्या उस पर्सन से कोई कुछ कह सकता था? कोई कुछ भी नहीं कह सकता था। और वो पर्सन अपने ही स्वेग में उस हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है, और वो बॉडीगार्ड जो अभी उन कारों से उतरे थे वो भी उसका पीछा कर रहे थे। और जैसे जैसे हॉस्पिटल में लोग उन लोगों को देख रहे थे, उस हॉस्पिटल में और ज़्यादा सन्नाटा हो रहा था, या फिर कई खुसर फुसर की आवाज़ें हो रही थी, जो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उस अल्फा की नज़र किसी पर भी पड़ती, वो पर्सन अपनी जगह पर ही जिसे शिवर कर जाता और रुक जाता। वो पर्सन बस सीधे जाता और रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसके अपने एक मैन की तरफ देखता है। वो मैन समझ जाता है कि उसे क्या करना है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और कहता है, मिस, डॉक्टर विभूषण कहाँ हैं? ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट लेडी, जो पहले ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसके सामने जो पर्सन खड़ा हुआ था उसे पूरा चाइना जानता है वो कैसा पर्सन है। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि माफिया किंग ब्लैक वांग जुन लेन वांग जिता, जो अभी अपने कोल्ड फेस के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ था। कोई एक शब्द भी नहीं कह पा रहा था। उस लेडी ने अटकते हुए कहा, डॉक्टर विभूषण अपने केबिन में रेस्ट कर रहे हैं। ये सुनकर उस बॉडीगार्ड ने फिर से उसकी तरफ देखा और कहा, और वो किस फ्लोर पे है? ये सुनकर उसके बाद उस लेडी ने उन्हें विभूषण के केबिन का फ्लोर बता दिया कि वो हॉस्पिटल में कहाँ है। एंड उसके बाद वो लोग एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रुके और वो उस तरह जाने लगे जहाँ पर डॉक्टर विंग का केबिन था। थोड़ी देर तक वहाँ पर चलने के बाद अब वो लोग वहाँ खड़े थे जहाँ डॉक्टर वी का केबिन था, और उस केबिन के बाद उसकी नेम प्लेट लगी हुई थी। तभी एक बॉडीगार्ड लेनवांग जी के लिए उस गेट को ओपन करता है और लेनवांग जी 2 बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर कदम रखता है। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखता है और सामने की साइड जो उसे ग्रीट करती है उसे देखकर वो अपनी जगह पर रुक जाता है, और अगले ही पल वो अपने दोनों बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है और उन्हें बाहर जाने का इशारा कर देता है। वो बॉडीगार्ड्स भी बस नोट करते हुए बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो बॉडीगार्ड बाहर निकलता है, लेनवांग जी उस केबिन का डोर लॉक कर देता है और अब ध्यान से सामने की तरफ देखता है। सामने डॉक्टर विंग सो रहे थे, और वो भी किसी सही पोजीशन में नहीं बल्कि वो चेयर पर सो रहे थे। उनका सर चेयर के हेडबोर्ड पर था, इसी वजह से उसकी जो नेक थी वो थोड़ी सी विजिबल थी, और उसकी कॉलर थोड़ी सी साइड हुई थी, जिससे उसकी जो कॉलर बोन थी वो विजिबल थी। और वांग जी को नहीं पता, लेकिन पहली बार उसे ऐसा फील हुआ कि ये जो पर्सन है और जिस तरह से ये बेटा है, जिस तरह से इसकी ये स्किन विजिबल है, ये सिर्फ वही देखे और ना ही किसी और अल्फा ओमेगा या बीटा की नज़र इस पर पड़े। इसीलिए उसने तुरंत उन अपने गार्ड्स को बाहर भेज दिया था और वो अपने उन लंबे लंबे कदमों को बढ़ाता हुआ बहुत ही धीरे धीरे डॉक्टर के पास आ रहा था। लेकिन डॉक्टर इस चीज़ से पूरी तरह अनअवेयर था और वो अपनी स्लीप में ही था। थोड़ी देर तक दूर से ही उस डॉक्टर को एग्जामिन करने के बाद लेनवांग जी उस डॉक्टर की टेबल के सामने वाले एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है। और अब लगभग आधे घंटे बाद विंग, जिसकी हालत जियांग चेंग के जाने के बाद से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उसने कह तो दिया था कि जियांग चेंग जा सकता है
अपने प्यार के साथ रह सकता है। लेकिन जियांग चेंग को उसकी और उसको जियांग चेंग की आदत है। बचपन से ही वो दोनों ही एक दूसरे की फैमिली रहे हैं। एक दूसरे के सुख दुख में उन दोनों ने ही एक दूसरे का साथ दिया है। तो विंग को चेंग की जैसे आदत हो गई थी, और जब से वो गया था तब से ना तो विंग ठीक से खा रहा था और ना ही वो प्रॉपर स्लीप ले रहा था। और पिछले 2 दिनों से उसके साथ यही हो रहा था। बहुत सारे नए केसेस आ रहे थे, इसीलिए वो उनको ऑपरेट करने में बहुत बिजी था कि वो अपनी स्लीप को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो बहुत थका हुआ फील करता था। एंड हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर थे वो भी ये देख सकते थे। इसीलिए आज सुबह विंग ने एक ऑपरेशन कंप्लीट किया था और उसके बाद उसके सीनियर्स ने उसे आराम करने के लिए कहा, और इसीलिए वो यहाँ आया था। ऑपरेशन ड्रेस को चेंज करने के बाद वो अपनी सीट पर बैठा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा स्टबन है। वो सोना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी कुछ और ही कर रही थी। इसीलिए जैसे ही वो उस चेयर पर बैठा, उसकी आंख लग गई और वो सो गया। वो सो ही रहा था, तभी उसका हेड उस चेयर के बैक रेस्ट से थोड़ा सा नीचे चला गया, जिससे उसे एक झटका लगा और उसकी नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने अपनी नज़रों को उठाकर चारों तरफ देखा और फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, अपनी मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। थोड़ी देर तक ये सब करने के बाद एक बार उसने यौन किया और फिर उसने अपनी नज़रों को फिर से चारों तरफ घुमाया। अभी 2 बार हो रही हैं। एंड लेकिन एक सेकंड, अब विंग को अब समझ आ रहा है। उसने तुरंत अपने सामने देखा जहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ था, और उसके फेरामोन से विंग समझ सकता था कि ये कौन है। ये एक अल्फा है। ये देखकर विंग तुरंत खड़ा हो गया। विंग ने सामने वाले पर्सन की तरफ देखा, जो अपने लेग क्रॉस करके एंड फेस पर एक स्मिर्क लेकर वहाँ पर बैठा हुआ था और विंग के हर एक्शन को नोट कर रहा था। विंग ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसने सामने वाले पर्सन की तरफ देखा और कहा, हे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना आने की? तुम हो कौन? ये बोलकर वो उसकी तरफ घूर कर देखने लगा, लेकिन सामने से अब भी कोई आंसर नहीं आया। उसने फिर से लेन वांग जी की तरफ देखा और कहा, एक्सक्यूज़ मी, तुम हो कौन? तुम मेरी केबिन में बिना मेरी परमिशन के क्या कर रहे हो? ये बोलकर उसने केबिन के गेट की तरफ देखा, जो अंदर से लॉक था, और ये देखकर तो उसकी मुट्ठियाँ भिज गई। लेकिन सामने वाला पर्सन अभी भी कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, और ये देखकर विंग का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा था। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है और वो और नई परेशानी से डील नहीं करना चाहता। इसीलिए उसने एक बार फिर से उस एल्फा, जो और कोई नहीं बल्कि लेन वांग जी था, उसकी तरफ देखा और गुस्से में कहा, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं उठे या फिर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो अभी मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के मार कर इस हॉस्पिटल से बाहर निकलवा दूंगा। ये सुनकर अब जाकर सामने वाले पर्सन के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। वो जो स्मिर्क कर रहा था वो हंसने लगा, और वो हंसी कोई नॉर्मल नहीं थी, वो जैसे विंग को चिढ़ा रहा हो। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम गार्ड्स को फ़ोन करना चाहते हो? कैरी ऑन करो, मैं भी देखता हूँ कि मुझे यहाँ से कौन बाहर निकालता है। विंग ने जैसे ही उस आवाज़ को सुना, एक पल के लिए वो डर गया, क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा डीप एंड कोल्ड थी। पर विंग ऐसे ही नहीं डरने वाला था। उसने तुरंत अपनी टेबल पर से अपना फ़ोन उठाया और गार्ड्स को फ़ोन किया और उससे कहा कि कोई पर्सन उसके रूम में है जिसे उसने बाहर निकलवाना है। लेकिन गार्ड्स जो जानते थे, लेन वांग जी जब अंदर आया था वो भी उन्होंने देखा था। रिसेप्शनिस्ट थे, उन्होंने डॉक्टर विभूषण का नाम पूछा था, ये भी वो जानते थे। इसीलिए कोई भी अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकता था। इसीलिए उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि वो लोग नहीं आ सकते। और ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। वो उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने तुरंत उसका कॉल काट दिया। और ये देखकर लेन वांग जी ने कहा, तुम्हारे गार्ड्स ने तुम्हारी नहीं सुनी? कैसे गार्ड्स ने अपने हॉस्पिटल के एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर की बात नहीं सुनी? बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये सुनकर विंग की मुट्ठियाँ भिज गई। उसने फिर से लेन वांग जी की तरफ देखा और उसके सामने चला गया। उसने उसकी तरफ अपनी फिंगर दिखाते हुए कहा, तुम हो कौन और यहाँ कर क्या रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? ये सुनकर लेन वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन फिर से चेंज हुए और वो भी अब खड़ा हो गया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तो तुम तो सीधा पॉइंट पर ही आ गई। ऐसे मैं भी पॉइंट पर ही आना चाहता था। ये बोलकर वो विंग की तरफ बढ़ने लगा, और विंग जैसे जैसे लेन वांग जिसकी तरफ बढ़ रहा था वो पीछे की तरफ जाने लगा। पर विंग लास्ट में कहाँ तक जा सकता था? वो एक वॉल से टकरा गया। और लेन वांग जी ने जब ये देखा तो उसके फेस पर स्मिक आ गया। वो और विंग की तरफ बढ़ा जब तक कि वो उसके प्राइवेट प्लेस में नहीं आ गया। और विंग को ये देखकर उसकी बॉडी शिवर कर रही थी, क्योंकि वांग के जो एल्फा फेरामोन्स थे वो उसकी नोज़ को हिट कर रहे थे।
जिससे उससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। वो फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा डार्क थे। लेन वांगजी झुका और वो अपने फेस को विंग की नेक के पास ले गया और उसके सेंट को इनहेल करने लगा। लेन वांगजी के इस जेस्चर से विंग शॉक एंड शिवर दोनों हो गया। विंग ने जब ये देखा कोई अल्फा उसके नेक पर उसके सेंट को इनहेल कर रहा है, पहले तो उसका माइंड काम ही नहीं किया कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो होश में आया, उसने अपने दोनों हाथों को लेन वांगजी को पुश करने के लिए आगे किया, लेकिन लेन वांगजी उससे ज़्यादा तेज था। उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और उसकी वेस्ट के पीछे पिन कर दिया और उसे अपने क्लोज कर लिया। और इस सडन बॉडी कॉन्टैक्ट से विंग की पूरी बॉडी काम गई, क्योंकि वो आज तक किसी भी अल्फा के कॉन्टैक्ट में नहीं आया है। यहाँ तक कि उसका कोई अल्फा दोस्त भी नहीं है। हाँ, हालांकि ये बात किसी को नहीं पता, और उसका जो भी दोस्त है उसने किसी भी अल्फा को खुद के पास आने से वॉर नहीं कर रखा है। उसे किसी भी अल्फा का टच बिल्कुल पसंद नहीं, वो नफरत करता है अल्फाओं से। यही अभी उसके दिमाग में चल रहा था। उसने लेन वांगजी की तरफ देखा और कहा, छोड़ो मुझे, कर क्या रहे हो तुम? विंग लेन वांगजी की बाहों में स्ट्रगल करने लगा, लेकिन लेन वांगजी का उसको छोड़ने का जैसे कोई इरादा ही नहीं था। वो एक बार फिर से झुका और उसने विंग की नेक का एक लॉन्ग स्निफ लिया। तुम्हारी सेंट बहुत ज़्यादा ही इंटॉक्सिकेटिंग है। जैसे जैसे मैं इसे इनहेल कर रहा हूँ, ये मुझे ड्रंक करती जा रही है। तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। और ये सुनकर विंग के कान खड़े हो गए। उसने सामने वाले पर्सन की तरफ देखा और कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुमने मुझसे काम क्या है? ये सुनकर लेन वांगजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा मुझे तुम्हें जानने तो दो, अपने ओमेगा को देखने तो दो। ये सुनकर विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, वर्दा, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ? और ये तुम कर क्या रहे हो? ये क्योंकि लेन वांगजी जब उसके बॉडी पर हाथ फेरा रहा था और ये चीज़ विंग को डिस्गस्ट फील करवा रही थी। उसने अब लेन वांगजी ने उसका एक हाथ छोड़ दिया था, तो उसका एक हाथ फ्री था। उसने अपनी फुल फोर्स के साथ लेन वांगजी को उस हाथ को चढ़ाया और उसे दूर पुश कर दिया और उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, डोंट यू डेयर टू टच मी। तुम्हारे इन गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं किन्हीं और ओमेगाओं की तरह हूँ जो तुम्हें देखकर डर जाऊँगा? बिल्कुल नहीं। ये सुनकर लेन वांगजी हंसने लगा और वो हंसी बहुत ज़्यादा ही डार्क थी। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, सर, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, या फिर तुम मुझे जानते हो और जानना ही नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ? ये सुनकर विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और ना ही मैं तुम्हें जानने में इंटरेस्टेड हूँ। और इससे पहले कि मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। यह सुनकर लेन वांगजी शॉक हो गया, या फिर कहे जानबूझकर शॉक होने का नाटक किया, क्योंकि ये पहली बार था जब ओमेगा उससे इस तरह से बात कर रहा था। क्योंकि आज तक उसके भाई को छोड़कर उससे इस तरह से किसी ने बात नहीं की। कोई अल्फा भी उसके सामने इतना फेयरलेस होकर बात नहीं कर सकता। तो ओमेगाओं की तो बात छोड़ ही दो, ओमेगाओं का तो उससे एक ग्लेंस और ओमेगा जैसे खुद को छुपाने की कोशिश करती है ये, लेकिन ये पर्सन ये उसके साथ ऐसे बात कर रहा है, उसे खुद से दूर पुश करने की कोशिश कर रहा है। इसकी हिम्मत कैसे, जो चीज़ लेन वांगजी की है उसे पुश करने की। लेकिन फिर लेन वांगजी ने खुद को शांत किया और विंग की तरफ देखा और कहा, तो मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं लेन वांगजी एंड माफिया वर्ल्ड में मुझे ब्लैक हंग वांगजुन के नाम से जाना जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारा भाई जिससे प्यार करता है वो मेरा छोटा भाई है। और जैसे ही विंग ने ये सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब जो भी डॉट्स थे उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो अब खुद लेन वांगजी के पास गया और उसने उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मेरे भाई के साथ तुमने क्या किया है? एक बात याद रखना, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो आई स्वेयर मैं तुम दोनों भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अंडरवर्ल्ड में क्या बुलाया जाता है, लेकिन अगर मेरे भाई को एक खरोच तक आए तो आई स्वेयर मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा। ये सुनकर लेन वांगजी ने फिर से एक बार सरप्राइज होकर उस ओमेगा की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से उसके वेस्ट में हाथ डाला और उसे अपने क्लोज कर लिया। और विंग ने जैसे ही एक अल्फा का टच अपनी बॉडी पर फील किया, उसने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन लेन वांगजी ऑफ कोर्स वह एक अल्फा था और बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग था। लेन वांगजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे भाई को हार्म करूँगा? वो तो तुम हो जो अपने भाई को हार्म करने पर तुला हुआ है। क्या तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है? मैंने सुना है कि हुआन ने कहा था कि तुम उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो, उससे प्यार करते हो,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उससे प्यार करते हो। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ या नहीं, वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है। मेरे और मेरे भाई के बीच में जो भी रिश्ता है वो हमारा पर्सनल है, तो तुम्हें इसमें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर लेन वांग ने कहा, आई नो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, इन तुम दोनों भाइयों के रिलेशन में मेरा भाई आ रहा है। ये सुनकर विंग ने कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखा। ओ, तो तुम्हें नहीं समझ आया? मैं बताता हूँ। जब से तुम्हारा भाई तुम्हारे घर से आया है वो आ तो गया, लेकिन अब वो खुश नहीं है। और तुम्हें पता है, अगर वो खुश नहीं है तो मेरा भाई खुश नहीं है। और एक बात याद रखना, मैं अपने भाई को उदास नहीं देख सकता। और अगर तुम भी अपने भाई को खुश देखना चाहते हो तो तुम अभी उसे कॉल करोगे, नहीं तो मुझे नहीं पता फिर मैं उसे खुश करने के लिए क्या करूँगा, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने भाई को खुश करने के लिए। और ये सुनकर विंग की पूरी बॉडी शिवर कर गई, क्योंकि चेंग ही उसकी एक इकलौती फैमिली है, वो चेंग को कुछ नहीं होने दे सकता। लेकिन अभी वो इस अल्फ़ा के सामने अब खुद को हार नहीं मानने देगा, इसीलिए वो फिर से स्ट्रगल करने लगा और लेनवांग जी को पुश करने लगा। और फाइनली इस चीज़ में वो कामयाब हो गया। उसने उसे पुश किया और कहा, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है कि मैं अपने भाई से बात करूं या ना करूं। और एक बात याद रखना, अगर मेरे भाई के ऊपर एक भी खरोच आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो तुम्हारा भाई, वो तो उससे प्यार करता है, वो उसे खुश तक नहीं रख सकता, फिर कैसे प्यार करता है वो उससे? ये सुनकर लेनवांग जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन और थोड़ी देर तक उस रूम में बस साइलेंस रहता है। पर फिर लेनवांग जी ने कहा, वैसे यहाँ आया तो मैं मेरे भाई के लिए था, लेकिन अब मुझे यहाँ मेरे लिए कुछ मिल गया है। और ये बोलकर वो फिर से विंग की तरफ बढ़ने लगता है और विंग फिर से पीछे जाने लगता है, क्योंकि वांग जी की जो आंखें थी वो विंग को बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। विंग इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन वो कभी किसी अल्फ़ा से नहीं डरा। उसने खुद को ट्रेन ही इस तरह से किया है कि वो किसी भी अल्फ़ा से लड़ सके। वो बचपन से किसी भी अल्फ़ा से डरा नहीं, वो उनसे नफ़रत करता है, इसीलिए उसी नफ़रत ने उसे इतना काबिल बना दिया है कि वो किसी भी अल्फ़ा से अब डरता ही नहीं है। लेकिन लेनवांग जी की आंखों में कुछ तो था जो विंग को डरने पर मजबूर कर रहा था, उसके सामने खुद का सबमिशन देने पर मजबूर कर रहा था। लेनवांग अब विंग पीछे टेबल पर आकर रुक चुका था, क्योंकि वो पीछे नहीं जा सकता था और लेनवांग जी की भी उसके सामने आ गया था। लेनवांग जी ने अपने दोनों हाथों को विंग के दोनों तरफ रख लिया और उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है, मुझे बचपन से ही एक बहुत बुरी आदत है। सभी लोग यही कहते हैं कि आदत बहुत बुरी है। अगर कोई मुझे पसंद आ जाता है तो वो सिर्फ मेरा होकर रहता है। वो चीज़ सिर्फ मेरी पसंद नहीं होती, वो मेरा ऑब्सेशन बन जाता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर डॉक्टर बनी, अब तुम इस माफिया के ऑब्सेशन बन चुके हो। तुम सिर्फ मेरे हो एंड अब तुम मुझसे ही शादी करोगे। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसने वांग जी की आंखों में देखा। थोड़ी देर तक दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता। धीरे धीरे लेनवांग जी विंग की तरफ झुकने लगता है और विंग जब ये देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। और इससे पहले कि लेनवांग जी उसके लिप्स को टच कर पाता, विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लेनवांग जी की चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रखकर उसे पुश करता है और एक ज़ोरदार थप्पड़ लेनवांग जी के गालों पर जड़ देता है। वो थप्पड़ इतना तेज था कि वो पूरे उस केबिन में गूंज गया था और विंग गुस्से से लेनवांग जी की तरफ देख रहा था। और वहीं लेनवांग जी अभी भी उस शौक से ही बाहर नहीं आया था। उसका फेस एक तरफ हो गया था और उसका हाथ अपने चीख पर था, जिस पर रेड निशान हो चुके थे, क्योंकि वो थप्पड़ सच में बहुत ज़ोर से पड़ा था। वहीं विंग ने गुस्से में लेनवांग जी की तरफ देखा और अपने दांतों को पीसते हुए कहा, अगली बार मुझे टच करने से पहले 100 बार सोच लेना। पूरी तरह से शांत था। उस थप्पड़ की आवाज़ अभी तक उस रूम में गूंज रही थी, यहाँ तक कि उस केबिन के बाहर जो लोग थे शायद उन्होंने भी ये सुनी होगी, लेकिन शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि माफिया लेनवांग जी ने डॉक्टर को थप्पड़ मारा था, क्योंकि कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि किसी ने माफिया लेनवांग जी को थप्पड़ मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ केबिन की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। दोनों ही एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो। उस रूम में विंग के एंग्री फेरामोन्स, वही लेनवांग जी के डार्क फेरामोन्स भर चुके थे और दोनों के लिए ही वो फेरामोन्स सफोकेटेड थे, क्योंकि वांग जी एक अल्फा था तो उसके लिए विंग के फेरामोन्स सफोकेटेड थे एंड विंग जो कि एक ओमेगा था तो उसके लिए वांग जी के फेरामोन्स बहुत ज़्यादा सफोकेटेड थे। लेकिन फिर भी दोनों ज़िद्दी होकर वहाँ खड़े हुए थे। विंग की पूरी बॉडी गुस्से से बस कांप रही थी, जैसे वो अभी लेनवांग जी को
मार ही देना चाहता हो। वहीं लेन वांगजी ने अपनी मुट्ठियां भींच रखी थी ताकि जिससे वो खुद को कुछ करने से रोक रहा हो, विंग को हट करने से रोक रहा हो। और इसी बीच उसकी मुट्ठियां इतनी तेज कसी हुई थी कि उसके नाखून उसके हथेलियों में जा रहे थे, लेकिन उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लगभग 5 मिनट के उस दम घोट देने वाले साइलेंस के बाद लेन वांगजी अपने कदमों को विभूषण की तरफ बढ़ाता है। वही विंग, जिसने वांगजी की आंखों को देखा जो बहुत ज़्यादा डार्क लग रही थी, विंग फिर से अपने कदमों को पीछे ले लेता है। लेकिन वो कहाँ तक अपने कदमों को पीछे लेता, पीछे एक टेबल थी जिससे वो जाकर बस रुक गया। और वही लेन वांगजी उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेन वांगजी उसके ईयर के पास आकर उसने अपनी हंस की वॉइस में कहा, ये तुम थे, इसीलिए बच गए। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो यहाँ पर जिंदा नहीं खड़ा होता। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगले 48 घंटों में तुम मुझसे शादी करोगे, वो भी अपनी मर्जी से। क्योंकि लेन वांगजी जो एक बार कह देता है वो कह देता है, तुम मेरे हो और मुझसे भागने की तो कोशिश भी मत करना। विभूषण ये बोलकर वो फिर से पीछे आ जाता है और विंग उसकी तरफ देखने लगता है गुस्से से। उसने लेन वांगजी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे सपने में मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाला। ये बोलकर वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है, पर लेन वांगजी के फेस पर एक भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए थे। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, ये समय बताएगा और अब तुम बस इंतज़ार करो कि कब तुम लीगली मेरे हस्बैंड बनोगे, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा तुम मुझे दिखाते कैसे हो। ये बोलकर लेन वांगजी वहाँ से जाने लगता है, पर जाकर वो गेट पर रुक जाता है। वो विंग की तरफ घूमता है और कहता है, अपने भाई को कॉल कर लेना, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं आएगा कि जिस तरीके से मैं तुम्हारे भाई को खुश करूँगा। अगर अगले 10 मिनट में तुमने अपने भाई को कॉल नहीं किया और मेरा भाई का कॉल मेरे पास नहीं आया कि चैंग खुश है, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं अपने भाई को उदास नहीं देख सकता। तो अगर तुम्हें अपने भाई की थोड़ी सी भी चिंता है तो उसे कॉल कर लेना। इसके बाद लेन वांगजी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जो भी लेन वांगजी का फेस देख रहा था वो थोड़ा शौक में था, क्योंकि वांगजी के फेस के ऊपर फिंगरप्रिंट साफ साफ देखे जा सकते थे। लेकिन वांगजी के जितने भी आदमी थे, क्या किसी की हिम्मत थी जो माफिया लॉर्ड लेन वांगजी को कुछ कह दे? नहीं। इसीलिए वो सब उनके पीछे चल रहे थे। वही विंग जो अपनी जगह पर ही खड़ा था, उसके कानों में भी वही बातें गूंज रही थी, अगले 48 घंटों में तुम मुझसे अपनी मर्जी से शादी करोगे। मैं भी देखता हूँ कि फिर तुम मुझे अपना गुस्सा कैसे दिखाते हो। यही शब्द बस विंग के कानों में गूंजे जा रहे थे। लेकिन फिर से उसके दिमाग में एक चीज़ क्लिक होती है, अगले 10 मिनट में अपने भाई से बात कर लेना। लेकिन अगर मैंने बात की तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा कि मैंने तुम्हारे भाई से किस तरह से बात की। और जैसे ही विंग ने ये सुना, वो तुरंत होश में आ गया। उसने तुरंत अपने फ़ोन को ढूंढना स्टार्ट किया और उसे अपना फ़ोन अपनी टेबल पर मिला। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और चेंग को कॉल किया, लेकिन चेंग ने कॉल नहीं उठाया। उसने लगभग 3 बार कॉल किया, लेकिन चेंग ने कॉल नहीं उठाया। और चौथी बार जब उसने कॉल किया और वो हार मानने ही वाला था कि चेंग कॉल नहीं उठाएगा, वो बहुत ज़्यादा डर गया था कि कहीं चेंग को कुछ हो तो नहीं गया। तभी चेंग ने कॉल उठाया और विंग इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसने तुरंत चेंग पर सवालों की बौछार कर दी। चेंग, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या तुम सो रहे थे? क्या तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? विंग बस बोले जा रहा था। वही चेंग चेंग पहले शौक था कि उसके भाई ने उसे कॉल किया है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उस दिन के बाद उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद विंग उसे कॉल करेगा। और दूसरी तरफ वो उससे उसके बारे में पूछ रहा है, इसलिए उसने पहले कहा, गा मैं ठीक हूँ, गा शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ। और विंग तो जैसे किसी और ही जोन में था, वो बस पूछे जा रहा था कि चेंग तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? और फिर चेंग ने कहा कि गा मैं ठीक हूँ, मेरी बात तो सुनिए। तब जाके विंग धीरे धीरे शांत हुआ और थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच फिर से एक साइलेंस हो गया। दोनों को ही नहीं समझ आ रहा था कि उन्हें क्या कहना चाहिए। तभी चेंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये सुनकर विंग के फेस पर फ्रोन आ गया। उसने कहा, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो चेंग? ये सुनकर चेंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए उस दिन के लिए। मुझे पता है मैंने आपको बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं इससे पहले कि चेंग कुछ छुपा था, विंग ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में थे एंड उसके लिए मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और मैं तुमसे नाराज़ रह ही नहीं सकता। ये सुनकर चेंग की आंखों में आंसू और फेस पर स्माइल थी। उसने कहा, थैंक यू सो मच गा, पर मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा बोल दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए।
थैंक गॉड आपने मुझे कॉल किया। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज़ हो और आप मुझसे कभी बात नहीं करोगे। ये बोलते बोलते अब चेंग की आवाज़ धुआंसी सी हो गई थी। विंग ने कहा, चैंग तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुमसे नाराज़ रह ही नहीं सकता। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मुझे लगा कि तुम्हें शायद टाइम चाहिए। मुझे ये लग रहा था कि तुम मुझसे नाराज़ हो, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। पर थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं डर ही गया था। ये सुनकर चैंग ने विंग से पूछा, पर गा आपको अचानक क्या हुआ था? आप डरे हुए लग रहे थे। ये सुनकर विंग के दिमाग में फिर से लेनवांग जी की वो बातें घूमने लगती है, लेकिन वो चैंग को नहीं बताता। वो उससे कहता है, वो मुझे एक बुरा सपना आया था। वो मेरी आँख लग गई थी तो मुझे थोड़ा सा बुरा सपना आया था। ये सुनकर चैंग ने बस नोट किया। विंग ने फिर से पूछा, चैंग तुम सच में ठीक हो ना? ये सुनकर चैंग ने कहा, हाँ गा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। श्री चैन मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ये सुनकर विंग ने कहा, ओह। उसके बाद विंग अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और वो चैंग से बातें करने लगता है। लगभग आधे घंटे तक बातें करने के बाद विंग फ़ोन को कट करता है। जैसे वो फ़ोन को कट करता है, उसके केबिन का डोर ओपन होता है एक थड्डे की साउंड के साथ, और विंग उस तरफ देखता है। वो खड़ा हो जाता है। उसने सामने की तरफ देखा जहाँ से एक पर्सन एंटर हुआ था। वो पर्सन घड़ी घड़ी सांसें ले रहा था। विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, सीनियर वेन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह सुनकर वो सामने वाला पर्सन, जो और कोई नहीं बल्कि विंग का सीनियर था, वो सामने आया और उसने विंग को ऊपर से नीचे तक चेक करते हुए कहा, विंग तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैंने सुना कि यहाँ पर वो माफिया लेनवांग जी आया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं एक ऑपरेशन में बिजी था इसलिए मैं नहीं आ पाया। तुम ठीक हो? वो यहाँ क्यों आया था और तुम्हारे केबिन में क्या कर रहा था? यह सुनकर विंग ने पहले कहा, सीनियर वैन पहले शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। ये सुनकर धीरे धीरे वो सीनियर शांत होता है। उसके बाद विंग कहता है कि पहले विंग बताने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा वो बस ऐसे ही। ये सुनकर सीनियर वैन ने अपनी डीप वॉइस में कहा, विंग मैं तुम्हें तब से जानता हूँ, तब से तुमने अपनी मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट की थी। तुम मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो तुम मुझे बताओगे, क्योंकि कोई माफिया ऐसे ही तो तुम्हारे केबिन में नहीं आ सकता। और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अल्फ़ा और माफिया से कितनी ज़्यादा नफरत करते हो। तो मुझे बताओ कि हुआ क्या है। ये सुनकर विंग एक डीप ब्रीथ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इस पर्सन से झूठ नहीं बोल सकता। तभी सीनियर वैन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ नहीं बताना चाहते तो वैसे भी लंच टाइम होने वाला है। चलो हम हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में चलकर लंच करते हैं, तब तुम मुझे और बताना। और मैं कोई भी झूठ नहीं सुनना चाहता। ये सुनकर विंग ने नोट किया और वो दोनों ही लंच के लिए निकल जाते हैं। इससे अनजान की एक पर्सन वहीं पर था जो उन दोनों को देख रहा था। उस पर्सन ने अपनी पॉकेट में से फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। तो कुछ रिंग्स पे आधी उस सामने वाले पर्सन ने फ़ोन उठा लिया और उस पर्सन ने कहा, बॉस मास्टर भी किसी के साथ अभी अभी शायद कैफेटेरिया की तरफ गए हैं। और ये सुनकर सामने वाले पर्सन ने कहा, उन पर नज़र रखो, मुझे पल पल की खबर चाहिए। ये सुनकर उस पर्सन ने बस नोट किया और वो उन दोनों को फॉलो करने लगा। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग, जिसे अभी अभी अपने भाई का फ़ोन आया था और पिछले आधे घंटे से वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। जियांग चेंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके भाई ने उसे माफ़ कर दिया है। उसका भाई उससे नाराज़ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए वो अपने रूम से निकला और लेन मेंशन की स्टडी रूम में चला गया, जहाँ पर चेन अपना काम कर रहा था। एक चेन को नहीं छोड़ सकता था, कि वो जानता है चेन पहले से ही उदास है, इसीलिए वो चेन को नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो स्टडी रूम में आया था। लेकिन चेंग ने बिना नो किए वो रूम के अंदर चला गया और तुरंत जाकर चेन को हक कर लिया और बस एक ही बात कहे जा रहा था, हुआन हुआन मेरे भाई ने मुझे माफ़ कर दिया। वीगा ने मुझे कॉल किया, वो मुझसे नाराज़ नहीं है। वो बस यही बात कही जा रहा था। उसके फेस पे स्माइल थी और ये देखकर हुआ ने एक पल के लिए तो शौक थे, लेकिन तभी उसे अपने भाई की बात याद आती है। लेन वांग जी ने कहा था कि अगले 24 घंटे में जियांग चेन का भाई उसे कॉल करेगा, और यही हुआ। ये देखकर शी चेन में बहुत ज़्यादा खुश था। और वहीं दूसरी तरफ विंग अपने सीनियर के साथ अब कैफेटेरिया में आ चुके थे। वो दोनों लंच कर रहे थे। उन्होंने अपना ऑर्डर दे दिया था। अब सीनियर वैन ने पूछा, विंग अब तुम मुझे बता रहे हो नहीं कि क्या हुआ था? वो माफिया तुम्हारे केबिन में क्या कर रहा था? ये सुनकर विंग ने कहा, "हम्म, वो इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सीनियर वैन ने कहा, विंग तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। ये सुनकर विंग ने नोट किया और डीप ब्रीथ लेकर उसने वो सब कुछ बताया जो पिछले एक हफ्ते से हुआ था। चेंग का विंग को बताना कि वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद लेट्सन के साथ जाना और चेंग का उदास होना।
ये सब उसने सीनियर वेन को बताया। ये छोड़ कर कि वांगजिन उसे धमकी दी थी कि अगले 48 घंटों में उससे शादी करेगा। ये चीज़ उसने डॉक्टर वेन को नहीं बताई, बाकी उसने सब बता दिया था। और उसने सिर्फ ये कहा था कि लेन वांगजी लिनशियन का बड़ा भाई है और वो सिर्फ इससे यहाँ ये कहने आया था कि चेंग उदास है तो वो उससे बात कर ले, और इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ये सुनकर सीनियर वेन ने नोट किया, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि विंग किसी भी अल्फा या माफिया से तो नफरत ही करता है, इसीलिए विंग के कुछ ज़्यादा अल्फा दोस्त भी नहीं है। और वो विंग का सीनियर है, उसने उसके मेडिकल स्टडीज़ में मदद की है, इसीलिए विंग उससे बात करता है। वहीं सीनियर वेन ने उसे अपना छोटा भाई मान कर रखा है। उन दोनों का लंच फिनिश होने के बाद अब वो दोनों बाहर आ चुके थे और अपने केबिन की तरफ जा रहे थे। सीनियर वेन का केबिन आ चुका था। उस विंग भी उन्हें पोलाइटली बो कर अपने केबिन की तरफ जा रहा था। तभी सीनियर वेन ने कहा, विंग। ये सुनकर विंग ने उनकी तरफ देखा और कहा, हाँ गा। वेन केजिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, शाम को जियांग का बर्थडे है और जिशु ने तुम्हें इनवाइट किया है। वो सुबह मुझे बताना था लेकिन मैं भूल गया, और अभी मैं भूल जाता अगर तुम मेरे साथ लंच करने नहीं चलते। तो तुम शाम को आ रहे हो? ये सुनकर विंग के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, ऑफ कोर्स गा, हमारे लिटिल एंजल का बर्थडे है और मैं नहीं आऊँगा। ये सुनकर वेन केजिंग मुस्कुराया। उसने कहा, तो शाम को तुम मेरे साथ ही चल लेना। तुम्हारा अपार्टमेंट से मेरा घर बहुत दूर पड़ता है, तुम्हें 2 राउंड लग जाएंगे, तो तुम मेरे साथ ही चल लेना। ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं गा, वो अभी मुझे जियांग के लिए प्रेजेंट भी लेना है। वो एक्चुअली मैं भूल गया था, आपने बताया था एक हफ्ते पहले कि कुछ जियांग का बर्थडे है, लेकिन मैं भूल गया था, तो मुझे प्रेजेंट भी लेना है। और आपको तो पता है कि मैं हॉस्पिटल ड्रेस में थोड़ी ना आ सकता हूँ, क्योंकि आप गुजियान को जानते हो कि वो कैसी है। ये सुनकर वेन केजिंग मुस्कुराया और कहा, लेकिन जल्दी आना। तुम जानते हो जिशु मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा अगर तुम जल्दी नहीं आओगे तो। ये सुनकर विंग ने बस नोट किया और उसके बाद वो चला गया। वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन अभी भी उन दोनों को फॉलो कर रहा था। उसने फिर से उस सामने वाले पर्सन को कॉल किया और कहा, बॉस, वो दोनों अभी अभी लंच करके बाहर आए हैं और मास्टर भी शायद किसी बर्थडे में जाने की बात कर रहे हैं। शायद उनके सीनियर की डॉटर का बर्थडे है, वो उसी में जाने की बात कर रहे हैं। ये सुनकर सामने वाले पर्सन की मुट्ठियाँ बिछ रही थी, क्योंकि विंग कह तो रहा था कि वो किसी अल्फा से नफरत करता है, तो फिर वो उस सीनियर अल्फा के पास क्या कर रहा है, वो भी इतना फ्रेंडली मुस्कुरा कर। यही चीज़ उस सामने वाले पर्सन को गुस्सा दिला रही थी, जो और कोई नहीं बल्कि लेन वांगजी था, जिसने विंग के केबिन के बाहर आने के बाद से ही अपने एक आदमी को विंग पर नज़र रखने के लिए कहा था कि विंग क्या क्या करता है, उसे हर जानकारी चाहिए। उसने उस पर्सन की बात पर बस कहा और उसके बाद फ़ोन को कट कर दिया और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा, जहाँ पर ऑलरेडी विंग का एक फ्रेम लगा हुआ था। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ओह, तो मेरा ओमेगा बर्थडे में जा रहा है और उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि मुझे किसी इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगले 48 आवर्स में तुम मेरे ही होने वाले हो, तो ज़्यादा कुछ इतनी देर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इन्जॉय माय ओमेगा। अपने शायद इस खुशी को एंजॉय कर लो, बाद में तो क्या पता मैं तुम्हें घर से बाहर भी जाने दूँ या नहीं। ये सोच कर वो बिल्कुल किसी साइको की तरह बस हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विंग की अब शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। अब लगभग इवनिंग हो चुकी थी। विंग ने अपने टेबल पर अपने सारे स्टफ को ठीक से मैनेज किया और अपने कोट को लेकर वो बाहर आ गया। अभी विंटर का सीज़न आने वाला था और धीरे धीरे अब स्नो गिरना स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए विंग ने एक लॉन्ग कोट कैरी किया था। विंग सबसे पहले हॉस्पिटल से निकला और एक गिफ्ट शॉप पर रुका। वहाँ से उसने उन बर्थडे गर्ल के लिए एक गिफ्ट लिया और उसके बाद वो अपने घर चला गया। ठीक से फ्रेशन अप हुआ और उसने एक अच्छे से ड्रेस पहनी और उसके बाद वो अपनी कार में वेन केजिंग के घर के लिए निकल गया था। लगभग आधे घंटे के ड्राइव के बाद वो वहाँ पर पहुँच गया था। जैसे ही वो वहाँ गया, उसने देखा कि पार्टी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत सारे गेस्ट आने लगे थे। वहीं वेन केजिंग, जो कि उस हॉस्पिटल का सीनियर था, वो रिच थे, इसीलिए बहुत बड़ा मेंशन था और उसको बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड किया गया था। बहुत बड़े बड़े उनके और भी बड़े सीनियर्स डॉक्टर और कुछ बिजनेसमैन भी थे जो आए थे। एक्चुअली जाओ जिशु एक बिजनेसमैन है जो कि वेन केजिंग का ओमेगा है, तो उसके बिहाफ पर बहुत सारे बिजनेस पार्टनर भी आए हुए थे। वहीं विंग और वेन केजिंग की तरफ से भी बहुत सारे डॉक्टर्स और वो भी आए हुए थे। विंग वहाँ पर एंटर किया और जिसे एंटर किया
उसने सबसे पहले बर्थडे गर्ल को ढूंढा जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ थी। वो वहाँ पर गया और उसने उसे विश किया। गुजियांग ने जब विंग को देखा तो उसके फेस पे स्माइल आ गई। गुजियांग और विंग का रिश्ता बहुत अच्छा है। विंग ऑफन यहाँ आता रहता है, इसीलिए वो गुजियांग को जानता है। वो उन्हें गिफ्ट दे रहा था, तभी जाओ जिशु उसके पीछे से जाओ जिशु आता है और विंग को देखते हुए कहता है, विंग तुम लेट हो, पार्टी कितनी देर पहले स्टार्ट हो गई। ये सुनकर विंग ने नर्वसली हंसते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया तैयार होने में। ये सुनकर यीशु बस मुस्कुराया और कहा, और चेंग कहाँ है। ये सुनकर विंग पहले तो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया एंड थोड़ा सा नर्वस हो गया कि उन्हें बताना चाहिए या नहीं, पर इससे पहले कि वो अपना मुंह खोल पाता ये बताने के लिए कि चेंग कहाँ है, तभी उन्हें चेंग की आवाज़ सुनाई देती है जो चिल्लाते हुए कह रहा था, गा। और विंग और जाओशु दोनों ही गेट की तरफ देखते हैं जहाँ पर 3 पर्सन खड़े हुए थे। एक था जियांग चेंग खुद जो बीच में था, वहीं दूसरी तरफ एक पर्सन जो और कोई नहीं बल्कि लेन शीचेन था, वहीं उसके पास खड़ा हुआ था लेनवांग जी। और विंग जैसे ही उन दोनों को देखता है उसकी मुट्ठियां बिछ जाती है, लेकिन अभी उसका फोकस चेंग पर था। वो कोई भी यहाँ पर स्कैंडल नहीं करना चाहता था, नहीं वो लेनवांग जी से आर्ग्यू करना चाहता था। लेकिन चेंग ने जैसे ही विंग को देखा उसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। उसने तुरंत विंग को हक कर लिया। विंग ने भी चेंग को वापस हक कर लिया और उन दोनों ने अपने हक को ब्रोक किया। और विंग ने चेंग की तरफ देखा और कहा, चेंग तुम ठीक हो। चेंग ने कहा, हाँ गा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, और तुम्हारा बेबी वो तो ठीक है। ये सुनकर चेंग ने कहा, हाँ गा मैं ठीक हूँ, वान मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है। ये सुनकर विंग ने नोट किया और तभी लिंस्टेन वहाँ आया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, हाय ब्रदर इन लो। वान डर रहा था। ये देखकर विंग ने कोल्डली लेनहुआन की तरफ देखा और कहा, बस उसने इतना ही कहा। फिर उसने अपनी टेंशन फिर से चेंग की तरफ कर ली। वहीं सामने वाला पर्सन जो और कोई नहीं बल्कि लेनहुआंग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे विंग ने उसे इग्नोर किया। और शायद सच में उसने विंग ने उसे इग्नोर ही किया था, लेकिन क्या वो टॉलरेट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए वो विंग के क्लोज आया और उसके ईयर के पास आते हुए कहा, तुम मुझे वेलकम नहीं करोगे। ये सुनकर विंग की मुठ्ठियां बिछ गई। उसने घूर कर लेनवांग जी की तरफ देखा और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता जिशु ने कहा, ओह मिस्टर लेन आप लोग आ गए, मुझे नहीं पता था कि लेनहुआन की शादी हो चुकी है। ये सुनकर लेनहुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नहीं अभी तक नहीं हुई, लेकिन जल्द ही करने की सोच रहे हैं। ये सुनकर जिशु ने बस नोट किया। एक्चुअली उन दोनों को जिशु ने इनवाइट किया था क्योंकि एक माफिया होने के साथ वो दोनों भाई एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। उसके बाद वो पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और पूरे टाइम लेनवांग जी विंग के पास खड़ा था। और ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा था क्योंकि लेनवांग जी जानबूझकर अपने फेरामोन्स का यूज़ कर रहा था, जैसे वो अपने फेरामोन से विंग को कवर कर देना चाहता। और यही चीज़ विंग को बहुत इरिटेट फील करवा रही थी। उसकी मुठ्ठियाँ बिछ रही थी, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। वही दूसरी तरफ जियांग चेंग लेन के पास था। लगभग 2 से 3 घंटे तक उस पार्टी को एंजॉय करने के बाद अब विंग को वहाँ से जाना था। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। उसने लास्ट टाइम वेन कपल को ग्रीट किया। उसके बाद उसने चेंग को वो अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन वो जानता है कि चेंग उसके साथ नहीं आएगा, इसीलिए उसने बस उसे गुड बाय किया और वो पार्टी से बाहर आ गया, जहाँ पर एक पर्सन ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। वहाँ पर फिर से वही पर्सन उसका वेट कर रहा था, लेनवांग जी, जो अपनी कार के ऊपर लीन होकर खड़ा था और शायद विंग का ही वेट कर रहा था। विंग ने जब लेनवांग जी की तरफ देखा तो उसकी मुट्ठियां बिछ गई, लेकिन विंग ने उसे इग्नोर करने की सोची और वो बस अपनी कार में जाकर बैठ गया। उसने अपने कार का डोर लॉक किया और जैसे वो अपने ग्लास को चढ़ाने वाला है तभी किसी का हाथ बीच में आ गया और एक पल के लिए विंग डर गया। तभी लेनवांग जी उसके पास आया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, डार्लिंग तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। ये सुनकर विंग की मुट्ठियां बिछ गई, लेकिन वो लेनवांग जी से अभी कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने लेनवांग जी की तरफ देखा भी नहीं और उसने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। और लेनवांग जी नीचे जब ये देखा तो उसके फेस पर एक डिसअपॉइंटेड लुक तो था, लेकिन उसने ज़्यादा देर तक उसे अपने फेस पर रहने नहीं दिया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, आई होप कि तुमने अपना स्टफ पैक कर लिया होगा, क्योंकि अगले 24 घंटों में तो तुम्हें मेरे पास ही आना है, मेरे घर में, हमारे घर में, क्योंकि अगले 24 घंटों में तुम मेरे ओमेगा बन जाओगे तो वो घर सिर्फ मेरा थोड़ा रहेगा, वो अगर तुम्हारा हो जाएगा फिर क्या हमारा हो जाएगा, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ये सुनकर विंग ने लेनवांग जी की तरफ घूर कर देखा और अगले ही पल उसने बस कार स्टार्ट कर दी और लेनवांग जी वहाँ खड़ा हो गया और वो विंग बस निकल चुका था। और अब
रात के लगभग 2:30 से 3 बजे का समय हो रहा था, लेकिन विंग अभी भी नहीं सो पा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे लेन वांग जी की बातें परेशान कर रही थी, या फिर कहे कि हाँ परेशान कर रही थी, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वो खुद तो लेन वांग जी से शादी करने से रहा, और वो इस बात को भी अब तक अच्छी तरह से समझ तो गया है कि चेंग का जो अल्फा है वो भी उससे बहुत प्यार करता है। तो लेन वांग जी चेंग को हट करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचेगा। वो उसको टारगेट करके तो विंग से कुछ भी नहीं करवाएगा, इसीलिए वो रिलैक्स था। लेकिन विंग को नींद आती नहीं है, विंग की बचपन से ही प्रॉब्लम है, और इसीलिए वो रात रात भर जागता रहता है और थोड़ी देर का रेस्ट लेता है। जो भी वो कभी कभी हॉस्पिटल में ही सो लेता है, घर पर वो बहुत कम सोता है, या फिर वो घर पर बहुत कम ही आता है। जब चेंग था यहाँ पर तो आ जाता था, लेकिन अब तो उसका मन घर आने का भी नहीं करता, और उसे देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतनी जल्दी तो सोने वाला है। अब नेक्स्ट डे विंग अपनी केबिन में था। लेन वांग जी ने जैसा कहा था, अब लगभग 36 आवर से ज़्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक लेन वांग जी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। और ये देखकर विंग थोड़ा सा शॉक तो था, लेकिन वो रिलीफ था। उसे लगा कि शायद वांग जी अब भूल गया होगा, या फिर वांग जी उसके साथ बस खेल रहा था, तो अब वांग जी का माइंड चेंज हो गया होगा, और उससे विंग को फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसे ऐसा लगता है कि माफिया एक या फिर एक अल्फा जो होता है, उसे ओमेगाओं की इच्छाओं से, ओमेगाओं के कंसर्न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें वही करना होता है जो वो करते हैं, इसीलिए विंग को अल्फा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो यही सब सोच रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। एक बार तो उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर से वो फ़ोन रिंग करता है। जब वो फ़ोन को देखता है तो ये नंबर अननोन था। वो पहले तो इसे उठाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर जब वो फ़ोन दोबारा रिंग करता है तो वो उसे उठा लेता है, और जैसे ही वो फ़ोन को उठाता है, दूसरी तरफ से एक डरी हुई आवाज़ आती है, शानगा, शानगा प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, ये लोग। ये आवाज़ जैसे ही विंग सुनता है, उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, क्योंकि वो इस आवाज़ को पहचानता है। ये गुजियांग थी, जिसकी आवाज़ अभी उस फ़ोन की दूसरी तरफ से आ रही थी। विंग की पूरी बॉडी जो कि स्टिफ हो चुकी थी, उसने खुद को कंपोज किया और कहा, जियांग तुम कहाँ हो, तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम हो कहाँ? लेकिन अब आगे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे सब कुछ पूरी तरह शांत हो चुका था, और यही देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसने फिर से कहा, जियांग तुम कहाँ हो, तुम हेलो हेलो, क्या कोई है वहाँ पर? विंग यही सब कर रहा था, लेकिन अगले ही पल वहाँ से जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ से विंग नफरत करता है। वो दूसरी तरफ से लेनवांग जी कहता है, हाय डार्लिंग, तुमने मुझे मिस किया। ये सुनकर विंग की मुट्ठियाँ बिछ गई। उसने गुस्से से कहा, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे जियांग को हाथ लगाने की, और वो कहाँ है, तुमने इसके साथ क्या किया है? ये सुनकर लेनवांग जी ने बिल्कुल किसी इनोसेंट बेबी की तरह कहा, मैंने मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया। या फिर कहूँ कि अभी तक कुछ नहीं किया तो ये सही होगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ नहीं करूँ, तो जो मैं तुम्हें अभी एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, जो लोकेशन तुम्हें मैं सेंड कर रहा हूँ, अगले आधे घंटे में तुम मुझे यहाँ चाहिए, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। विंग जैसे ये सुना, उसने गुस्से से कहा, अगर जियांग को कुछ भी हुआ तो आई स्वेयर लेनवांग जी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम उसी के बीच में लेकर आ रहे हो, ये लड़ाई तो मेरी और तुम्हारी है, तो उस बच्ची की इसमें क्या गलती है? ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, मैं कहाँ उसे बीच में लेकर आ रहा हूँ, मैं तो तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम आधे घंटे में यहाँ नहीं आए तो वो बीच में ज़रूर आ सकती है, तो तुम मुझसे बात करना बंद करो और अगले आधे घंटे में यहाँ आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास आधा घंटा ही है। ये बोलकर सामने से बस एक फ़ोन कटने की आवाज़ सुनाई देती हो, और विंग अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाता है। विंग का गुस्सा अभी पीक पर था। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाना चाहता था, या फिर कहीं लेनवांग जी को पंच करना चाहता था, लेकिन वो यहाँ नहीं चिल्ला सकता, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर अभी विन गेजिंग है। अगर उसने ये सब सुन लिया, या फिर उसे पता चल गया कि गुजियांग के साथ क्या हुआ है, तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि विन गेजिंग अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। इसीलिए वो अपने कार की चाबी उठाता है और तुरंत उस लोकेशन के लिए निकल जाता है, जो ऑलरेडी उसके फ़ोन में लेन वांगची ने सेंड कर दी थी। और जब वो केबिन से बाहर जा रहा था, वो देखता है कि सीनियर विन उसी की तरफ आ रहे थे, और ये देखकर विंग और ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो जानता है वो विन गेजिंग से झूठ नहीं बोल सकता। ऊपर से वो अभी उसके सामने आ रहे थे, इसीलिए उसने सोचा कि उसे अवॉइड करना ही ठीक है, इसीलिए वो उनको क्रॉस करता हुआ निकल गया। सीनियर विन दूसरे डॉक्टर से बात करते हुए आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने विंग को नोटिस नहीं किया, और विंग बस निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो एक डीप ब्रीथ लेता है, जिसे उसने
फाइनली वो रिलीफ में हो कि वेंकेजिंग ने उसे नहीं देखा और अगले ही पल वो अपनी कार में बैठ जाता है और वहाँ के लिए निकल जाता है जहाँ के लिए लिन वांग जी ने उसे लोकेशन सेंड की थी। और एग्जैक्ट उस आधे घंटे बाद विंग उस लोकेशन पर पहुँच चुका था। जैसे ही वो कार से बाहर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सामने एक बहुत ही लग्जरियस और एक्सपेंसिव होटल था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग जब ये देखा तो उसने एक बार दोबारा लोकेशन को चेक किया, क्योंकि पहली बार तो हमारे दिमाग में बात ये आती है कि किसी भी पर्सन को अगर किडनैप किया जाएगा तो उसे ऐसी बिल्डिंग में थोड़ी ना रखा जाएगा। इसलिए विंग ने दोबारा फ़ोन को चेक किया और वो एग्जैक्ट लोकेशन पर ही था। विंग ने डीप ब्रीथ ली और वो अंदर जाने लगा, लेकिन उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो सामने जाकर कहेगा क्या। वो रिसेप्शनिस्ट से जाकर वो क्या पूछेगा, लेकिन उसे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही वो रिसेप्शन के सामने जाकर खड़ा हुआ, उस रिसेप्शन लेडी ने उसे देखा और कहा, क्या आप मास्टर भी हो? ये सुनकर विंग ने उस लेडी की तरफ देखा। पहले तो उसे अपना नाम समझ में नहीं आया। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी। उस लेडी ने कहा, ओह तो क्या आप मास्टर विभूषण हो? ये सुनकर विंग ने नोट किया। उस लेडी ने कहा, मिस्टर लेनवांग जी आपका वेट कर रहे हैं। ये बोलकर उसने एक विजिटर पास विंग को दिया और कहा, विंग ने कहा, कौन सा रूम नंबर और कौन सा फ्लोर? उस लेडी ने कहा, रूम नंबर 401 एंड 28 फ्लोर। ये सुनकर विंग ने नोट किया और उसने तुरंत लिफ्ट लेकर वो उस फ्लोर पर पहुंच गया। और जैसे ही उस रूम के बाहर खड़ा हुआ, वो बेल रिंग करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही डोर ओपन हो गया और विंग ने सामने देखा एक बहुत बिग रूम था और वहाँ पर सामने लेन वांग भी सोफे पर बैठा हुआ था और उसी के पास जियांग बैठी हुई थी। विंग ने जैसे ही उस जियांग को देखा वो तुरंत रूम के अंदर गया और उसने कहा, जियांग। और जियांग जैसे ही विंग की आवाज़ सुनी वो भी अपने सोफे से खड़े हो गए। उसके फेस पर एक स्माइल थी और ये देखकर विंग कंफ्यूज था। जियांग तुरंत अपनी जगह से उठी और वे विंग के पास चली गई। विंग भी नीचे बैठ गया जिससे वो गुजियान के लेवल पर जा सके। गुजियान ने उसे हक कर लिया और कहा, गा आप आ गए। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये बोलकर वो उसे ऊपर से नीचे तक चेक करने लगता है। गुजियान ने कहा, गा मैं तो ठीक हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम ठीक हो तो तुमने मुझे कॉल करके ये क्यों कहा कि तुम खतरे में हो और मैं तुम्हें बचा लूँ? ये सुनकर गुजियान ने कहा, ओ गा, ये तो मुझे इस रिश्तेदार ने एक्टिंग करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि वो आपको यहाँ बुलाना चाहते हैं और वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप उनसे नाराज़ हो इसलिए वो आपको यहाँ बुलाना चाहते थे। और पता है क्या, ये लोग कल मेरी बर्थडे पार्टी में भी आए थे। उन्होंने मुझे बहुत बड़ा टेडी बेयर गिफ्ट किया था और ये मेरे फ्रेंड है, इसीलिए इन्होंने मेरी मदद मांगी, इसीलिए मैंने मदद की। आई एम सॉरी का मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर जियांग खुद को दिखाने लगती है जैसे कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। और विंग ने जैसे ही सुना उसकी मुठ्ठियाँ भिज गई। उसने घूर कर लेनवांग जी की तरफ देखा और जिसके फेस पर एक स्मित था और वो अपने लेग्स को क्रॉस करके अभी भी सोफे पर बैठा हुआ था और इन सब चीज़ों को देख रहा था। विंग ने उसे फिर से घूर कर देखा और फिर जियांग की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी किसी अनजान पर्सन के साथ। तुम्हें तो स्कूल से सीधा घर जाना चाहिए था ना। तुम्हारे डैड तुम्हारी चिंता नहीं कर रहे होंगे? ये सुनकर जियांग ने कहा, गा ये अनजान पर्सन नहीं है। मैंने कहा तो सही आपको कि कल ये मेरे बर्थडे पार्टी में आए थे और डैड ने मुझे इसे मिलवाया भी था और मैं स्कूल से आ ही रही थी तभी ये मेरे सामने आ गए और उन्होंने कहा कि डैड ने इन्हें मुझे पिक करने के लिए कहा है। और मैंने बिलीव नहीं किया, लेकिन फिर इन्होंने मुझे डैड से बात करवाई, इसीलिए मुझे यकीन हो गया कि डैड ने ही कहा होगा, क्योंकि डैड ने कहा था कि आज वो मुझे पिक करने नहीं आ सकते, वो बिजी है। ये सुनकर विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखा, क्योंकि अब वो धीरे धीरे सब कुछ समझ रहा था कि क्या हुआ होगा। गुजियांग एक बच्ची है, लेकिन लेनवांग जी ने उसकी इनोसेंस का बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया है और उसको टारगेट करके वो विंग को यहाँ लेकर आया है। यही सोचकर विंग को गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी लेनवांग जी खड़ा हुआ और वो गुजियान के और विंग के पास आने लगा। और ये देखकर विंग ने जैसे गुजियान को अपने एम्ब्रेस में ले लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी मासूम को कुछ हर्ट हो, किसी मासूम को कुछ भी हो। लेकिन लेनवांग जी उनकी तरफ आता है और वो फोर्सफुली गुजियांग को विंग की एम्ब्रेस से ले लेता है और कहता है, बेबी तुम आ गए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो कि मैं गुजियांग को हर्ट करूँगा? बेबी मैंने तुम्हें हर्ट किया? ये बोलकर उसने जियांग की तरफ देखा तो गुजियांग ने नामे अपने सिर हिलाया और विंग की तरफ देखते हुए कहा, गागा शानगा, इन्होंने मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं किया और आपको पता है इन्होंने मुझे इतनी बड़ी चॉकलेट दी वो एक्ट करने के लिए। ये सुनकर विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखा। लेनवांग जी ने विंग के उठने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन विंग खुद ही खड़ा हो गया। उसने घूर कर देखा और कहा, तुम चाहते क्या हो?
तुम ये सब कर क्यों रहे हो, तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो। ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, मैं कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तो अपने न्यू फ्रेंड के साथ यहाँ पर था। वैसे भी मैं तुम्हें कुछ काम के लिए बुलाया है, तो चलो बैठ कर बात करते हैं। तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, मुझे तो लगा था कि मुझे गुस्सा आता है, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा फेयर्स हो। ये सुनकर विंग कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि चारों तरफ लेनवांग जी के आदमी थे जो अपनी अपनी जगह पर गन के साथ खड़े थे। लेकिन वहाँ पर जियांग ने उन सबको शायद नोटिस नहीं किया था, लेकिन विंग सबको देख सकता था। भले ही वो लोग दिखा नहीं रहे थे, लेकिन विंग जानता है कि लेनवांग जी कौन है, इसीलिए वो चुपचाप लेनवांग जी के पीछे चला रहता है। लेकिन उससे जाने से पहले उसने जियांग को खुद के पास ले लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जियांग को थोड़ा सा भी हर्ट हो। वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा अगर जियांग को कुछ भी हो गया तो। इसीलिए अब वो लोग सोफे पर बैठे हुए थे और लेनवांग जी बस विंग को घूरे जा रहा था। और ये देखकर विंग ने इरिटेट होते हुए कहा, क्या है, मुझे घूर क्यों रहे हो, और तुम्हें जो काम करना है वो बताओ ना, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, मैं भूल गया था। ये बोलकर उसने अपने एक पर्सन की तरफ देखा और उस पर्सन ने नोट किया और अपने पास से एक डॉक्यूमेंट्स निकाला और उसे सामने टेबल पर रख दिया। विंग ने जब ये देखा तो उसने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, ये क्या है। ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, ये मेरे सर्टिफिकेट है। और ये सुनकर विंग की पूरी बॉडी से नम हो गई। उसने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, मेरी सर्टिफिकेट। ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, हाँ बेबी, मैं तुम्हें और यहाँ क्यों बुलाऊंगा। शायद तुम भूल गए, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगले 48 आवर्स में मैं तुमसे शादी करूंगा। और वैसे भी अब बहुत कम टाइम बचा है, अब चलो जल्दी जल्दी शाइन कर दो। ये सुनकर विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, ओह, तो तुमने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है और तुमने ये सब करने के लिए जियांग को टारगेट किया। तुम्हें तो मानना पड़ेगा लेनवांग जी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ शादी करूँगा, लेकिन यहाँ तो मुझे अपनी मर्जी कहीं भी नहीं दिख रही है। ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, तुम्हारी मर्जी, तो मैंने कौन से तुम्हारे हाथ पकड़ रखे हैं। ये बोलकर उसने फिर से जियांग को अपनी गोद में ले लिया। वही जियांग जो अपनी बस चॉकलेट खाने में बिजी थी, उसे बड़ों की बात से इसका मतलब ही नहीं था। उसने जियांग को अपनी गोद में लिया और अपने पीछे से कुछ निकाला। वी ने जैसे ये देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने वांग जी की तरफ देखा, लेकिन अब की बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में कंसर्न था, जो कि जियांग के लिए था, क्योंकि वांग जी के हाथों में गन थी। और ये देखकर वींग ने लेनवांग जी की तरफ देखा और क्या कर रहे हो तुम। ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम यही कह रहा हूँ कि मेरे सर्टिफिकेट पर साइन करो, क्योंकि अब टाइम नहीं है रहा है, 48 आवर्स एंड होने वाले हैं। ये सुनकर वींग ने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, क्यों सही नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं सही कर रहा हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मेरे हो, लेकिन तुमने लगता है मुझे बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया। अगर कल रात तुम मुझसे ठीक से बात कर लेते तो आइसर में ऐसा नहीं करता। वो तुम थे जो कल रात से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो भुगतो। अब तुम साइन कर रहे हो या फिर। ये बोलकर उसने गुजियान के सिर पर फिर से गन रखी, लेकिन वो उसके हेड को टच नहीं कर रही थी, इसलिए गुजियान को पता नहीं चल रहा था। वही विंग की पूरी बॉडी अब कांप रही थी। वो किसी को अपने लिए हर्ट होता नहीं देख सकता। वांग जी के एक आदमी ने उसे पेन दिया। विंग के हाथ कांप रहे थे। वांग जी ने कहा, बेबी डार्लिंग, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, प्लीज़ जल्दी से साइन करो। और ये सुनकर विंग की मुट्ठियाँ बेच रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वो साइन कैसे करे, अगर वो साइन कर देगा तो वो इस पर्सन का हो जाएगा और वो नहीं होना चाहता। वो एक ऐसे पर्सन का नहीं होना चाहता जो अपने वर्ष तक का नहीं है। और आज के बाद यही सोचकर उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन लेनवांग जी के हाथों में वो गन थी जो गुजियांग के सिर पर पॉइंट थी। यही सोचकर उसके दिमाग में जाओ जिश्वर के जिनका फेस आ रहा था, उसे उसके दिमाग में चेंग का फेस आ रहा था। इसीलिए उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस मेरी सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया। और आज से ही उसकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि आज से उसकी प्रीवियस लाइफ एंड होने वाली थी। वहाँ पर लेनवांग जी के साइन ऑलरेडी ही थे और साइन करते हुए वी की आँख से एक आंसू बह गया। ये सब फोर्सफुल हुआ है, उसकी शादी फोर्स से हुई है, लेनवांग जी ने उसे फोर्स किया है। और विंग नहीं चाहता था ये, विंग वांग से नफरत करता था और वो अभी भी नफरत करता है, और ये नफरत और ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसने घूर कर लेनवांग जी की तरफ देखा और अगले ही पल उसने उस पेन को छोड़ा और गुजियांग को अपनी गोद में ले लिया और वो खड़ा हो गया। और ये देखकर वी ने कहा, ओ बेबी, तुम मजाक कर रहे हो, अब तो तुम मेरे ओमेगा हो, तो मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप करूँगा। वैसे भी जियांग को मेरे हाथ में ड्रॉप कर देंगे, तुम्हें तो मेरे साथ हमारे घर पर चलना है। ये सुनकर विंग ने कहा,
मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा और मुझे तुम्हारे आदमियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं खुद जियांग को उसके घर पर छोड़ कर आऊँगा। और आई स्वेयर लेनवांग जी, एक बार फिर अगर तुमने किसी को टारगेट करके मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मेरे साथ जो कुछ भी करना है तो तुम मेरे सामने कर सकते हो, लेकिन ऐसे तुम किसी को टॉर्चर नहीं करते। समझ में आया तुम्हें? ये सुनकर लेनवांग जी ने कुछ नहीं किया। उसका फेस अभी भी कोल्ड था और विंग गुजियांग को लेकर वहाँ से निकलने लगा, लेकिन तभी लेनवांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? उस तरह मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं। क्या पता अगर तुम इसे घर छोड़कर भाग गए तो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर विंग की मुठ्ठियाँ भिज गई, लेकिन वो जानता है कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो बस उस रूम से निकल जाता है और लेनवांग जी उसके पीछे ही था। विंग जल्दी जल्दी चल रहा था और वो पहले गुजियांग को पैसेंजर सीट पर बैठा था और खुद जाकर ड्राइवर सीट पर बैठा है, क्योंकि लेनवांग जी भी आया नहीं था तो उसे लग रहा था कि वो भी लेनवांग जी को छोड़कर जा सकता है। लेकिन जैसे उसने कार स्टार्ट की, अगले ही पल उसके कार का डोर ओपन होता है और लेनवांग जी गुजियांग को अपनी गोद में ले लेता है और वो खुद पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। और ये देखकर विंग की मुट्ठियाँ बिछ जाती हैं और फिर से वो जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। लगभग आधे घंटे बाद वो गुजियांग के घर के बाहर खड़े थे और विंग गुजियांग को अपने उसके घर पर ड्रॉप करता है और वापस कार में आकर बैठ जाता है। और जैसे ही वो कार में आकर बैठ जाता है, लेनवांग जी वहीं बैठा हुआ था। विंग ने लेनवांग जी के कॉलर को पकड़ा और एक जोरदार पंच उसके फेस पर दिया, जिससे लेनवांग जी के लिप्स जो थे वो ब्लीड करने लगे। और ये सब बहुत अचानक हुआ था, इसलिए वांग जी को भी कुछ भी करने का या समझने का मौका ही नहीं मिला। और विंग सिर्फ यही नहीं रुका, वो दोबारा पंच करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल लेनवांग जी ने उसके दोनों हाथों को उसकी वेस्ट के पीछे पिन कर दिया और विंग को अपने क्लोज कर लिया। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। विंग लेनवांग जी की सांसें अपने फेस पर फील कर सकता था, वही लेनवांग जी डेंजरसली विंग की आंखों में देख रहा था। विंग लेनवांग जी के लिप्स पर कट लगा चुका था तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन उसने एक हाथ से अपने उस लिप्स को साफ किया और अपने ब्लड को देखा और फिर विंग की तरफ देखा और उसे थोड़ा सा और अपने क्लोज किया और विंग की तरफ देखते हुए कहा, यू लिटिल ओमेगा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने फियर्स हो। इन 48 आवर्स में तुम्हें इतना तो समझ गया हूँ कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, लेकिन तुमने फिर से मुझे मारा। ये सेकंड टाइम था जब तुमने मुझे मारा। ये सुन उसके बाद लेनवांग जी विंग के ईयर के बिल्कुल क्लोज आता है और कहता है, डोंट वरी, तुमने जितने भी बार मुझे मारा है, मुझे गलत वर्ड्स कहे हैं, इन सब की पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी और वो भी आज रात ही मिलेगी माय ओमेगा, माय स्वीट हार्ट। तो वेट फॉर एंड तुम्हें अपने भाई से मिलना है तो चले तुम्हारे नए घर में। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है जो जिसकी आंखों में अब आंसू आने लगे थे। उसने लेनवांग जी को पुश किया और अब लेनवांग जी ड्राइवर सीट पर बैठा था और विंग पैसेंजर सीट पर। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ बताना ये आपको आज का कंफ्यूजिंग पार्ट कैसा लगा।